साथियों नमस्कार। राजस्थान के इतिहास में हम किसान आंदोलनों की चर्चा कर रहे थे और हमने सभी रियासतों में होने वाले किसान आंदोलनों के बारे में अध्ययन कर लिया है। अब जो सबसे आखिर में जो रियासत बची है वो है मारवाड़ रियासत। अब मारवाड़ रियासत में होने वाले किसान आंदोलन की हम चर्चा करेंगे। अगर हम मारवाड़ रियासत के अगर सामान्य परिचय की बात करें तो आप इस मानचित्र पर नजर रखिए। इस मानचित्र में जो ये लाल रेखाओं की जो बाउंड्री बनी हुई है, इसके बीच में जो ये क्षेत्र है ये मारवाड़ का है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जो मारवाड़ है वो राजपूताना की सबसे बड़ी रियासत थी और जो आजादी से पूर्व जो राजपूताना का क्षेत्र है कुल क्षेत्र के लगभग 26% भूभाग पर मारवाड़ रियासत विस्तृत थी। अब हम मारवाड़ में होने वाले जो किसान आंदोलन है उसके कारणों की चर्चा करेंगे। देखिए साथियों, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर कुछ कारण नजर आ रहे हैं और उनमें सबसे पहले जो कारण है किसानों पर तीरा नियंत्रण। इस व्यवस्था के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। जैसे मारवाड़ की रियासत है, उस मारवाड़ की रियासत पर जो ब्रिटिश सरकार है, जो मारवाड़ के शासक हैं, या फिर हम कह सकते हैं मारवाड़ मानने वाले विभिन्न जागीरदार हैं, इन तीनों वर्गों का किसानों पर नियंत्रण था। इन तीनों वर्गों ने ऐसी अमानवीय दशाएं विकसित कर दी है मारवाड़ में, जिनसे यहाँ के किसान बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं और इस नियंत्रण से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने आंदोलनों का सहारा लिया है। बिजोलिया बेंगू की तरह मारवाड़ में भी 136 प्रकार के टैक्स और लागत ली जा रही है। एक मारवाड़ में व्यवस्था चलती थी बिगोड़ी। बिगोड़ी का मतलब होता है जो भू राजस्व है, उस भू राजस्व में जो रियासत का हिस्सा है जो टैक्स के रूप में लिया जा रहा है, उस हिस्से को बिगोड़ी कहा गया है। मारवाड़ में क्या किया, इस बिगोड़ी को जो पहले अनाज के रूप में लिया जा रहा था वो अब नकद कर दिया है और इसकी दर भी उच्च कर दी है। यानी एक तो आपको टैक्स अब आपको नकद में देना पड़ेगा और इसकी दर भी क्या है, ज्यादा है। किसानों की व्यवस्था पसंद नहीं आई। राष्ट्रीय स्तर पर 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में किसान आंदोलन, माफ कीजिए असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो उससे भी यहाँ के किसान प्रभावित हुए। अब मारवाड़ के आसपास की कुछ रियासतें हैं, उनमें भी किसान आंदोलन हुए और उन किसान आंदोलनों से मारवाड़ के किसान प्रभावित थे। जैसे अगर आप राजस्थान के मानचित्र को देखेंगे तो इस तरफ बीकानेर रियासत थी। यहां पर जयपुर रियासत के अधीन आने वाले सीकर झुंझुनू वाले भाग थे और इस वाले भाग में देखिए आपके मेवाड़ रियासत थी। तो मेवाड़ रियासत में होने वाले किसान और जनजाति आंदोलन, शेखावाटी क्षेत्र में होने वाले किसान आंदोलन और बीकानेर रियासत में होने वाले किसान आंदोलन, इन तीनों दिशाओं में देखिए आपके मारवाड़ के तीनों दिशाओं में किसान आंदोलन हो रहे हैं और मारवाड़ से लगे हुए इन क्षेत्रों में जो बाहरी रियासतों में किसान आंदोलन हो रहे हैं, इनसे प्रभावित हुए और फिर मारवाड़ के किसानों ने भी आंदोलन करने का निर्णय लिया। तो आप देख रहे हैं कि एक रियासत के आसपास क्षेत्रों में जब किसान आंदोलन होते हैं तो उस रियासत के किसान भी आंदोलन करने के लिए प्रेरित हुए। अगला जो कारण है वैश्विक महामंदी। 1929 और 30 के आसपास जब विश्व स्तर पर आर्थिक महामंदी आई तब मारवाड़ में भी इसका प्रभाव पड़ा, जिसमें टैक्स की दर ऊंची हुई और टैक्स लेने की जो दशाएं हैं वो भी अमानवीय हो गई और इस वजह से किसानों ने यहाँ पर आंदोलन करने का निर्णय लिया। मारवाड़ में किसान आंदोलनों का एक और कारण नजर आता है यहाँ की राजनीतिक संगठन। जितने भी आप किसान आंदोलन पढ़ते हैं उनमें मारवाड़ एक ऐसी रियासत है जिसमें सर्वाधिक राजनीतिक संगठन बने और इन संगठनों ने समय समय पर किसान आंदोलनों का सहयोग किया। जैसे जो मरुधर मित्र हितकारिणी सभा है, मारवाड़ यूथ लीग है, मारवाड़ हितकारिणी सभा है, मारवाड़ सेवा संघ है, मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद है, मारवाड़ लोक परिषद है या मारवाड़ किसान सभा है। इन सभी राजनीतिक संस्थाओं ने किसानों की मांगों का समर्थन किया और इनका सक्रिय सहयोग भी किया। तो मारवाड़ में जब इतनी सारी राजनीतिक संस्थाएं बनी है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के किसान इनसे प्रोत्साहित हुआ है और आंदोलन करने का उन्होंने निर्णय लिया है। हमने मारवाड़ किसान आंदोलन के कारणों की चर्चा कर ली है। अब हम देखेंगे इस आंदोलन में कौन कौन सी घटनाएं हुई और यह आंदोलन किस प्रकार से निरंतर आगे बढ़ता गया। इस आंदोलन के दौरान जो सबसे पहले महत्वपूर्ण घटना होती है वो ये थी कि मारवाड़ रियासत के जो शासक थे उन शासकों ने सन 1923 में एक आदेश निकाला। उस आदेश के तहत क्या हुआ कि मारवाड़ के अंदर जितने भी जो मादा पशु है उन पशुओं की बिक्री अब किसी भी रियासत में की जा सकती थी। पहले इस पर रोक थी। पहले जो मारवाड़ के जो मादा पशु है उनको बाहर बेचा नहीं जा सकता था, लेकिन 1923 में एक ऐसा आदेश निकाला गया
कि जो मारवाड़ के जो मादा पशु हैं उनको आप दूसरी रियासतों में बेच सकते हो। अब इस चीज का नुकसान क्या हुआ? सबसे पहला जो नुकसान हुआ कि जो मादा पशु है या जो आपके दुधारू नस्ल के पशु हैं उनकी बाहरी रियासतों में बिक्री होने लगी। इससे जो मारवाड़ की रियासत है उसमें मादा पशुओं की संख्या कम होने लगी। दूसरी बात, जो मादा पशु है जिस पर हमारे डेयरी उद्योग आश्रित है और उस उद्योग पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा, क्योंकि जैसे ही पशुओं की बाहर बिक्री हुई तो मारवाड़ रियासत में पशु से जितने भी हमें उत्पाद मिलते हैं उन उत्पादों की कमी होने लगी। तो मारवाड़ के लोगों को ये लगने लगा कि जो पशुओं पर आधारित उद्योग हैं जैसे डेयरी उद्योग वो मारवाड़ बंद हो जाएंगे। तो इन दोनों कारणों की वजह से मारवाड़ के किसानों ने जो मादा पशुओं के संबंधी जो बिक्री संबंधी आदेश है उसका विरोध किया और इसी घटना से मारवाड़ में एक प्रकार से हम कह सकते हैं किसान आंदोलनों की शुरुआत हुई। अब इस घटना का सामूहिक प्रतिरोध करने के लिए किसानों ने आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया। इसी समय जयनारायण व्यास और इस आंदोलन से जुड़े और मारवाड़ हितकार्य सभा की स्थापना हुई। तो मारवाड़ हितकार्य सभा और जयनारायण व्यास के नेतृत्व में इस अध्यादेश का, इस नियम का, इस कानून का विरोध किया गया। जुलाई 1924 में एक स्थानीय मंदिर है गंगश्याम मंदिर, वहां पर किसानों की सभा हुई और वहां पर निर्णय लिया गया कि हम सामूहिक रूप से इस आदेश या इस कानून का विरोध करेंगे। जब किसानों का जो विरोध है वो चरम स्थिति में पहुंच गया, तब मारवाड़ के शासकों ने एक निर्णय लिया कि जो मादा पशुओं की बिक्री संबंधी आदेश है उस पर 1924 में रोक लगा दी गई और ये मारवाड़ के किसानों की पहली नैतिक विजय थी। किसानों ने अपने सामूहिक प्रयासों से मारवाड़ के शासकों को अपना आदेश बदलने के लिए विवश कर दिया। मारवाड़ के किसानों ने अपने सामूहिक प्रयास से वहां के शासकों को अपने निर्णय बदलने के लिए विवश तो किया है, उसके साथ ही हम देख रहे हैं कि मारवाड़ में 136 प्रकार के टैक्स और लाग भाग लिए जा रहे हैं। जब किसानों की पहली नैतिक विजय हुई थी तो किसान वर्ग इस चीज से उत्साहित थे। अब उन्होंने जयनारायण व्यास, आनंदराज सुराणा और भंवरलाल सराफ, आप इनका नाम प्रजामंडल आंदोलन में खूब बार पढ़ते हो, इन तीनों किसान नेताओं के नेतृत्व में और हेमचंद्र छगानी, इन किसान नेताओं के समर्थन में और इनके नेतृत्व में जो मारवाड़ हितकार्य सभा है उन्होंने मारवाड़ में लिए जाने वाले 136 प्रकार के टैक्स और लाग भाग का विरोध किया। और जब ये विरोध चरम पर था उसी समय मारवाड़ हितकार्य सभा या फिर हम कह सकते हैं जयनारायण व्यास के द्वारा 2 विशेष प्रकार की पुस्तिकाएं वितरित करवाई गई। एक का नाम था पप्पाबाई की पोल और एक का नाम था मारवाड़ की अवस्था। इन दोनों को ही प्रकाशन आपके जयनारायण व्यास ने किया और इसमें जो मारवाड़ में फैली अव्यवस्थाएं हैं, जो मारवाड़ में किसानों को शोषण हो रहा है, उन नीतियों को उजागर किया गया। इसी प्रकार जो राजस्थान सेवा संघ का समाचार पत्र तरुण राजस्थान, उसका भी सहयोग लिया गया और इन चीजों के माध्यम से हम कह सकते हैं, इन संदर्भों के माध्यम से किसानों ने अपना विरोध दर्ज करवाया। तो पप्पाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्थाएं पुस्तिकाएं हैं, इनके संबंध में कई बार परीक्षा में सवाल पूछे गए हैं। तो ये तब निकाली गई है जब मारवाड़ में इन जो जयनारायण व्यास, आनंदराज सुराणा, भंवरलाल सराफ, हेमचंद्र के नेतृत्व में जब 136 प्रकार के टैक्स और लाग भाग का विरोध किया गया तब इनका प्रकाशन हुआ। हालांकि जब इस प्रकार का प्रकाशन हुआ, इस प्रकार विरोध हुआ तो राज्य की ओर से प्रतिक्रिया भी आई है। जैसे कई सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जैसे जयनारायण व्यास है, आनंदराज सुराणा है, और फिर इन पर नागौर की अदालत में मुकदमा चलाया गया। लेकिन हम राष्ट्रीय राजनीति में पढ़ते हैं सन 1931 के आसपास, सन 1931 के आसपास जो गांधी इरविन समझौता होता है, उसे गांधी इरविन समझौते के तहत कई सारे नेताओं को फिर रिहा किया गया और इसका प्रभाव राजस्थान पर भी पड़ा। और इसी समझौते परिणाम स्वरूप राजस्थान में भी जो नागौर अदालत में जो मुकदमा दायर के बाद जो किसान आपके गिरफ्तार हुए हैं उन सभी को रिहा कर दिया गया। तो इस प्रकार मारवाड़ में होने वाले किसान आंदोलन का एक प्रकार से दूसरा चरण समाप्त हुआ। मारवाड़ रियासत के किसान आंदोलनों में अगली घटना थी मंडोर की। मंडोर में माली जाति के किसान थे। उन्होंने जुलाई 1931 में जो मारवाड़ में प्रचलित बिगोड़ी व्यवस्था है या जो विभिन्न प्रकार की बेगार करवाई जा रही किसानों से, उसका विरोध किया और उसके विरोध के परिणाम स्वरूप यहां पर भी एक प्रकार हमें किसान आंदोलन दिखाई देता है। जब हम इस मारवाड़ रियासत को पढ़ते हैं तब हमें एक और संस्था का नाम नजर आता है, मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद। अब ये क्या है उसके बारे में थोड़ा आप समझिए कि सन 1927 में
संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में रियासतों के लिए एक संगठन बना था जिसको अपन बोलते हैं अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। और इस अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की ही राजपुताना में एक शाखा सन 1928 में स्थापित हुई थी जिसको अपन बोलते हैं राजपुताना देशी राज्य लोक परिषद। अब जो ये राजपुताना देशी राज्य लोक परिषद है उसी की एक क्षेत्रीय शाखा सन 1929 में स्थापित हुई और उसी को बोला जाता है मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद। तो अगर अपन एक क्रम देखेंगे तो सबसे ऊपर हमें आएगा अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, फिर उसके अधीन आएगी राजपुताना देशी राज्य लोक परिषद, फिर उसके अधीन एक क्षेत्रीय शाखा थी जिसका नाम था मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद। इस सभा का गठन सन 1929 में हुआ और इसका अधिवेशन जोधपुर में करना चाहते थे यहाँ के स्थानीय नेता, लेकिन अनुमति नहीं मिलने के कारण फिर इसका अधिवेशन 2 वर्ष बाद 1931 में पुष्कर में हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता चांदकरण शारदा जी ने की थी, लेकिन इस अधिवेशन की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि एक क्षेत्रीय, हम बोल सकते हैं प्रांतीय स्तर का सम्मेलन था, लेकिन उस समय कस्तूरबा गांधी और काका कालेलकर जैसे राष्ट्रीय व्यक्तित्व ने इस सम्मेलन में भाग लिया और इन्होंने किसानों को संबोधित किया, तो किसान इनके व्यक्तित्व से यहाँ प्रभावित हुए। इसी अधिवेशन में बिगोड़ी और बेगार प्रथा का भी विरोध किया। यहीं पर ही किसानों ने मांग की कि जो जागीरदार हैं उनके पास जो न्यायिक अधिकार है उन न्यायिक अधिकारों को समाप्त कर दीजिए, क्योंकि ये जागीरदार अपने न्यायिक अधिकारों का एक प्रकार से दुरुपयोग करते हैं। जो किसान जिस भूमि को जोत रहा है उस किसान को उस जमीन का मालिक मान लिया जाए, ये प्रस्ताव भी इस पुष्कर अधिवेशन में रखा गया है। तो जो मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का जो पहला अधिवेशन पुष्कर में चांदकरण शारदा जी की अध्यक्षता में हुआ है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर जो प्रस्ताव पास किए हैं ये सारे के सारे प्रस्ताव किसानों के समर्थन में पास किए गए। तो जब हम मारवाड़ के किसान आंदोलन पढ़ते हैं तो उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका इस पुष्कर में होने वाले किसान सम्मेलन की भी रहती है। और इसी सम्मेलन से प्रभावित होकर मेड़ता के पास एक क्षेत्र है डांगावास। डांगावास के किसानों ने भी सन 1932 में जो पुष्कर सम्मेलन में जो प्रस्ताव रखे गई, जो मांगे रखी गई, उसका समर्थन किया और उस समर्थन में उन्होंने भी किसान आंदोलन में हिस्सा लिया। जब हम देखते हैं कि जो मारवाड़ की रियासत है उसमें किसान आंदोलन निरंतर विस्तृत होता जा रहा था, तब सन 1934 में शासक ने क्या किया कि बिगोड़ी की दर है उसमें कमी कर दी और 119 प्रकार की लागतें समाप्त कर दी। इससे किसान आंदोलन कुछ समय के लिए शांत हुआ। हम देखते हैं 1936 से लेकर 1938 के मध्य, इन 2 वर्षों में मारवाड़ में किसी प्रकार हमें घटनाएं नजर नहीं आती हैं जो किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। 1938 में एक नया संगठन बना मारवाड़ में जिसका नाम था मारवाड़ लोक परिषद। अब इस नए संगठन बनने के पीछे कारण था कि जो पहले वाले संगठन थे जैसे मरुधर मित्र हितकांड सभा, मारवाड़ यूथ लीग या मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद, इस पर स्थानीय सरकार ने प्रतिबंध लगा दिए। इन प्रतिबंधों के विरोध में ही सन 1938 में एक नया संगठन बना और उस संगठन का नाम था मारवाड़ लोक परिषद। अब इस मारवाड़ लोक परिषद के नेतृत्व में पुनः मारवाड़ रियासत में किसान आंदोलन की शुरुआत हुई। 1936 से लेकर 1938 में इनके बीच में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, ऐसे कुछ कारण हुए हैं जिनकी वजह से मारवाड़ की रियासत की जनता ने फिर से किसान आंदोलन करने का निर्णय लिया है। अब वो घटनाएं कौन कौन सी है तो आप उनको देखिए। सबसे पहले राजनीतिक संस्थाओं को गैर कानूनी घोषित करना। मारवाड़ लोक परिषद जब 1938 से बनी उससे पहले वाले समस्त प्रकार की राजनीतिक संस्थाओं को गैर कानूनी घोषित कर दिया। इससे स्थानीय नेता और किसान वर्ग से जुड़े हुए लोग नाराज थे। जो 1936 समझौता हुआ था जिसमें बिगोड़ी दर कम कर दी गई थी, 119 प्रकार की लागत समाप्त कर दी गई थी, उस समझौते को लागू नहीं किया गया। किसान इससे भी नाराज थे। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के एक अधिवेशन में नेहरू जी ने भी जो किसान नेता है, जो स्थानीय नेता है राजस्थान के, उनको एक सलाह दी कि अब आप अधिक से अधिक लोगों से संपर्क कीजिए ताकि आने वाले समय में किसानों और अन्य वर्गों को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध खड़ा किया जा सके। 1938 में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई। 1938 में जो सुभाष चंद्र बोस है, सुभाष चंद्र बोस ने जोधपुर में एक क्षेत्र है गिरदीकोट, वहां पर एक सभा को संबोधित किया। जब कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता किसी सभा को संबोधित करता है तो जाहिर सी बात है जो स्थानीय लोग उनसे अभिप्रेरणा लेते हैं, वो अभिप्रेरित होते हैं कोई भी कार्य करने के लिए। तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जब जोधपुर का दौरा किया गया और वहां पर एक सभा को संबोधित किया गया तो किसान फिर से प्रभावित हुए इनसे
और उन्होंने एक बार फिर मारवाड़ की रियासत के विरुद्ध आंदोलन करने का निर्णय लिया। 1938 में ही कांग्रेस का हरिपुरा सम्मेलन होता है। इस सम्मेलन के बारे में आप राष्ट्रीय स्तर पर कई बार पढ़ते हो। 1938 से पूर्व जो कांग्रेस, जो हम कह सकते संगठन है, उसने रियासतों में होने वाले आंदोलनों को अपना सक्रिय समर्थन नहीं दिया था। लेकिन 1938 के हरिपुरा सम्मेलन में कांग्रेस के प्रस्ताव में ये प्रस्ताव भी था कि हम आगे से जो रियासतों में होने वाले किसी प्रकार के आंदोलन हम उनको खुलकर समर्थन देंगे, सक्रिय समर्थन देंगे। तो इससे जो किसान है वो और अभी प्रेरित हुए, क्योंकि अब उनको ऐसा लगने लग गया कि राष्ट्रीय स्तर का जो सबसे बड़ा संगठन वो भी हमारे साथ है। अगला अगर हम देखेंगे 1939 से हम देखते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। लेकिन 1939 से पहले ही युद्ध कर के नाम पर किसानों से टैक्स लिया जाने लगा। तो जब आप इन घटनाओं को देखते हैं कि समस्त राजनीतिक संस्थाओं को गैर कानूनी घोषित कर दिया, जो 1936 के समझौते को लागू नहीं किया, नेहरू जी ने जनसंपर्क की सलाह दी, सुभाष चंद्र बोस ने एक जोधपुर में स्थानीय क्षेत्र में सभा को संबोधित किया, कांग्रेस ने खुलकर समर्थन दे दिया और दूसरे विश्व युद्ध के नाम से किसानों से टैक्स भी लिया जा रहा है। इन सारी घटनाओं के कारण 1938 में मारवाड़ लोक परिषद के नेतृत्व में फिर से किसान आंदोलन की शुरुआत हुई। 1938 में किसानों ने फिर से टैक्स और लागबाग का विरोध करने का निर्णय लिया। इसी समय जेरन व्यास ने एक और पुस्तिका वितरित करवाई जिसका शीर्षक था गैर जरूरी लागतें या गैर कानूनी लाग। आपने 3 प्रकार की पुस्तिकाएं देखी हैं, एक तो पोपाबाई की पोल, एक आपने देखी है मारवाड़ की अवस्था, और अब एक और जरूर देख रहे हैं आप गैर जरूरी लागतें। इन तीनों का संबंध जेरन व्यास से। तो आप इन तीनों पुस्तिकाओं का ध्यान रखेंगे, कई बार परीक्षा में इनके बारे में सवाल पूछ लिए जाते हैं। 1938 का जो किसान आंदोलन हुआ है उसमें हमें एक प्रकार की विशेष एक प्रवृत्ति और उभरती हुई नजर आती है। अब मारवाड़ में जो पशु मेले हैं, ये जो सामान्य धार्मिक मेले हैं, उन धार्मिक मेलों का भी किसान आंदोलन में उपयोग किया जाने लगा। कैसे? तो पशु मेले होते हैं तो कई सारे किसान एकत्रित होते हैं। जो सामान्य मेले होते हैं तो वहां पर विभिन्न वर्गों के लोग आते हैं। इन मेलों का उपयोग किसानों को ब्रिटिश सरकार या फिर मारवाड़ की जो रियासती सरकार है उसके विरुद्ध खड़ा करने के लिए किया। जैसे जो आपके तेजाजी पशु मेला जो परबसर में आयोजित होता है, या फिर हमारे जो रामदेवरा मेला है जो जैसलमेर में आयोजित होता है, इन मेलों का उपयोग किसानों को संगठित करने के लिए किया गया। जब यहाँ कई सारे वर्गों के लोग, किसान लोग आए, तब उनको इस बात को समझाया गया कि किस प्रकार संगठित होना है और किस प्रकार से हमें जो रियासती सरकार है या जो ब्रिटिश है ना उसका विरोध करना है। तो यहाँ पर जो धार्मिक मेले हैं उनका उपयोग सामाजिक आंदोलनों में किया जा रहा है। तब इस प्रकार की घटनाएं हुई है कि टैक्स का विरोध किया जा रहा है, पुस्तिकाएं वितरित की जा रही हैं, मेलों का आयोजन किया जा रहा है और उनको उपयोग इन आंदोलनों में किया जा रहा है। तो इसके विरुद्ध मारवाड़ की जो रियासती सरकार उसने भी प्रतिक्रिया दी है। मारवाड़ सरकार ने इस समय क्या किया, किसानों को विभाजित करने के उद्देश्य से, किसान इस समय मारवाड़ लोक परिषद से जुड़े हुए थे। तो मारवाड़ की सरकार ने क्या किया, इस मारवाड़ लोक परिषद के विरोध में 2 संगठन बनाए, एक तो जागीरदारी सभा और एक मारवाड़ किसान सभा। मारवाड़ लोक परिषद से जो उच्च वर्ग के लोग जुड़े हुए थे उन्हें तोड़ने के लिए जागीरदारी सभा बनाई, और मारवाड़ लोक परिषद से जो किसान जुड़े हुए थे उनमें फूट डालने के लिए एक मारवाड़ किसान सभा बनाई। ये दोनों ही सभाओं गठन मारवाड़ की सरकार द्वारा या मारवाड़ के शासक द्वारा स्थापित की गई है। इनका गठन 1941 में हुआ था। इनका उद्देश्य यह था कि जो मारवाड़ के किसान हैं उनको विभाजित कर दिया जाए ताकि वो संगठित होकर शासकों का विरोध नहीं कर पाए। जो मारवाड़ किसान सभा है उसके संगठनकर्ता बलदेवराम मिर्जा जी थे और इसके अध्यक्ष मंगल सिंह कच्छावा थे। हालांकि इन संगठनों के निर्माण से भी कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। तब मारवाड़ की सरकार ने 1941 में लाला सुखदेव नारायण के अधीन एक समिति बनाई। हालांकि इस समिति ने किसानों को कई सारी रियायतें दी हैं, लेकिन हर बार की तरह उन रियायतों को जागीरदारों ने लागू ही नहीं किया है। जब मारवाड़ शासकों द्वारा किसानों को विभाजित करने के लिए कई सारी स्थानीय संगठन अपनी ओर से निर्मित किए हैं, तो किसानों ने वापस एक बार कार से संगठित होकर मारवाड़ शासकों का विरोध करने का निर्णय लिया। इसी दौरान जो हमें 2 प्रकार की घटनाएं नजर आती हैं, एक तो चंदावड़ कांड और एक निमाज कांड। इनके बारे में परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। अभी दोनों घटनाएं क्या उनको समझिए। सामंती शोषण के विरुद्ध जो मारवाड़ लोक परिषद संगठन है उसने 28 मार्च 1942 को उत्तरदायी दिवस मनाने का निर्णय लिया।
और इस दिवस को मनाने के लिए जो स्थान चुना गया था वो चंदावड़ को चुना गया था। ये अभी आपके पाली जिले में आता है। जो चंदावड़ है उस चंदावड़ में 28 मार्च 1942 को किसान एकत्रित हुए, लेकिन जो स्थानीय जागीरदार है उनके लठेतों ने इस जो किसान सभा में एकत्रित जो किसान थे उन पर लाठीचार्ज किया। इस घटना को इतिहास में चंदावड़ कांड के नाम से जाना जाता है। अगले ही दिन 29 मार्च 1942 को फिर से ऐसी घटना चंदावड़ के पास में एक और स्थानीय क्षेत्र है निमाज, वहां पर भी देखने को मिली, जिसे निमाज कांड के नाम से जाना जाता है। इन दोनों ही सभाओं पर जब रियासती सरकार द्वारा इस प्रकार की क्रूरता की गई है तो आपके गांधी जी ने अपनी हरिजन पत्रिका में इन घटनाओं का विरोध किया, उनकी आलोचना की और श्री प्रकाश को अपना प्रतिनिधि बनाकर चंदावड़ और निमाज भेजा और उनसे कहा गया कि वहां की जो जितनी भी घटनाएं हुई हैं, जिस प्रकार की क्रूरताएं हुई हैं, उनकी एक रिपोर्ट बनाकर आप मुझे दीजिए। तो जो चंदावड़ और निमाज की घटनाएं हैं उनसे गांधी जी से भी जुड़े हुए हैं। इन घटनाओं के दौरान ही जयनारायण व्यास और उनके साथी को भी गिरफ्तार किया गया था। मारवाड़ किसान आंदोलन के दौरान अगली जो महत्वपूर्ण घटना हुई थी वो थी डाबड़ हत्याकांड। स्क्रीन पर यहाँ पर कुछ तारीखें गलत लिखी हुई है, जैसे 1942 और 1945। तो डाबड़ हत्याकांड है वो आपके 13 मार्च 1947 का हुआ। तो आप इसको करेक्शन कर लीजिए, ये 1942 भी गलत प्रिंट हुआ और 1945 भी गलत प्रिंट हुआ। ये डाबड़ हत्याकांड 1947 में हुआ था। अब ये है क्या, आप उसको समझिए। मारवाड़ के अंदर दो प्रकार की संस्थाएं थी किसानों के लिए जो काम कर रही थी। एक थी आपके मारवाड़ लोक परिषद और जो दूसरी जो रियासती सरकार द्वारा स्थापित की गई थी वो थी मारवाड़ किसान सभा। हालांकि मारवाड़ किसान सभा का गठन किसानों में फूट डालने के लिए किया है, लेकिन 1945 के बाद में ये दोनों ही सभाओं ने एक बात ही सोच ली थी कि जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक हम किसानों की भलाई के लिए कार्य नहीं कर सकते। 1945 में इन दोनों संस्थाओं के नेता एक हुए और उन्होंने ये तय किया कि हम सामूहिक रूप से जो रियासती शोषण है, जो उनकी क्रूरता, उनका विरोध करेंगे। और उनका विरोध करने के लिए जो स्थान चुना गया था वो डाबड़ा था। उस समय की डीडवाना परगना और आज के हम देखेंगे तो जो नागौर जिला है उसके अंदर एक गांव आता है डाबड़ा गांव। उस डाबड़ा गांव के अंदर मारवाड़ लोक परिषद और मारवाड़ किसान सभा के जो आम कार्यकर्ता वो एकत्रित हुए। स्थानीय जो किसान नेता थे मोतीलाल चौधरी, उनके घर पर पहले एक सभा हुई और वहां पर एक निर्णय लिया गया कि हम किसानों का एक सम्मेलन आयोजित करेंगे डाबड़ा में और उस सभा का उद्देश्य होगा जो सामंती मानसिकता उसका विरोध करेंगे। इस सभा में मथुरदास माथुर, द्वारकानाथ, छगनराज जैसे किसान नेता भी उपस्थित थे। ये बात स्थानीय जो मारवाड़ के जागीरदार है उनको पसंद नहीं आई कि इस प्रकार एक सभा हमारे क्षेत्र में हो जिसमें हमारा विरोध किया जाए। तो जब डाबड़ा गांव में जब ये सम्मेलन हो रहा था उसी समय जो जागीरदार हैं उनके लोगों ने किसानों पर हमला किया और उस हमले में पन्नाराम, रुगाराम, रामूराम और चुन्नीलाल जैसे किसान नेता शहीद हो गए। इसी घटना को इतिहास में डाबड़ा हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। तो निमाज कांड, चंदावल कांड और डाबड़ा कांड, इन तीनों घटनाओं का संबंध मारवाड़ किसान आंदोलन से है। इसी दौरान जो मोतीलाल चौधरी है उनकी जो माता है उनके पैर काट दिए गए, उनके भाई और उनके पिता की भी हत्या हुई इस डाबड़ा हत्याकांड में। तो कई बार तो हम केवल इन 4 किसान नेताओं के नाम सुनते हैं, लेकिन हमें जो मोतीलाल चौधरी जी की जो माँ है या उनके जो भाई है, उनके पिता है, उनके साथ क्या सलूक हुआ इसको भी आपको ध्यान रखना है। ये डाबड़ा हत्याकांड मारवाड़ रियासत पर एक प्रकार का कलंक था, क्योंकि यहाँ पर हमें जागीरदारों की क्रूरता एकदम हमें नजर आ रही है कि किस प्रकार उन्होंने केवल अपने लाभ के लिए किसानों पर अत्याचार किए हैं। बाद में जो मौलासर के सेठ डूंगर जी है उन्होंने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और राष्ट्रीय स्तर के जो एक हमारे अधिकारी थे वीपी मेनन, उन्होंने फिर किसानों और रियासतों के मध्य समझौता कराने का प्रयास किया। इस डाबड़ा हत्याकांड के विरोध भी हुआ, जैसे मुंबई से प्रकाशित वंदे मातरम, जयपुर से प्रकाशित लोकवाणी, जोधपुर से प्रकाशित प्रजा सेवक और दिल्ली से प्रकाशित हिंदुस्तान टाइम्स, इन समाचार पत्रों में इस हत्याकांड के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया था और रियासती सरकार की आलोचना की गई थी। उनका अंत कैसे हुआ? 1948 में स्थानीय लोकप्रिय नेता जयनारायण व्यास के नेतृत्व में जब मारवाड़ के अंदर लोकप्रिय सरकार बनी और नाथूराम जी मिर्जा जब कृषि मंत्री बने, तब उन्होंने 1948 में एक कानून बनाया और उस कानून के तहत मारवाड़ में जागीरदारी प्रथा को समाप्त किया और जो किसान जिस भूमि को जोत रहा है उसी व्यक्ति को उस भूमि का मालिक बना दिया गया, उसको भूस्वामी बना दिया गया। तब 1948 में जब किसानों को इस प्रकार की रियायतें मिली तब जाकर यह आंदोलन शांत हुआ।
साथियों, हमने मारवाड़ किसान आंदोलन की चर्चा कर ली है, जिसमें हमने सबसे पहले उसके सामान्य परिचय को देखा कि उसकी स्थिति कहाँ है। फिर हमने देखा कि मारवाड़ किसान आंदोलन के प्रमुख कारण कौन कौन से वो देखे, उनमें कौन कौन से राजनीतिक संगठन बने उनकी चर्चाएं की। जो पहली घटना हुई थी वो मादा पशुओं पर रोक लगाने संबंधित हुई थी। दूसरी घटना विभिन्न प्रकार के टैक्स लगाए थे उनके विरोध में हुई थी। फिर हम मंडोर के माली किसान विद्रोह देखा, मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद और उसके पुष्कर अधिवेशन की चर्चा की, डांगावास में होने वाली घटनाओं को उल्लेख किया। फिर 1938 में मारवाड़ लोक परिषद में के नेतृत्व में किस प्रकार किसान आंदोलन आगे बढ़ा उसको देखा, और उसमें कौन कौन सी घटनाएं वो देखी। किस प्रकार से रियासती सरकार ने मारवाड़ के किसानों को फूट डालने के लिए एक समानांतर संगठन बनाया। जो चंदावड़ और निमाज की घटनाओं को देखा, डाबड़ा कांड को देखा। मैं फिर से कहना चाहूंगा, यहाँ पर आप इसको करेक्शन कर लीजिए, ये 1947 है, 1942 नहीं है। डाबड़ा कांड को हमने देख लिया। डाबड़ा कांड के बाद में हमने किस प्रकार से इसका विरोध है उसको देखा, और 1938 में, माफ कीजिए 1948 में किस प्रकार से आपके जो कानून बनाकर जागीरदारी प्रथा को समाप्त किया गया है और उसके बाद में कैसे आंदोलन समाप्त हुआ उसका हमने अध्ययन किया है। तो इस प्रकार से राजस्थान के विभिन्न रियासतों में होने वाले किसान आंदोलन हमने चर्चाएं कर ली है। किसान आंदोलन जुड़ा हुआ एक और हम कक्षा लेंगे कल, और उसमें RS मेंस में कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।